हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, आपका टीचर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो देखो, मैंने अभी वाइट बोर्ड पे मैंने एक टाइपिंग की थी। तो इसमें सिर्फ मेरे दो ही क्वेश्चन इसमें आए थे। एक द्विध्रुवीय कड़ी और समध्रुवीय कड़ी, बाईपोलर लिंक और होमोपोलर लिंक। तो इस वजह से मैंने क्या है, अभी मैंने इसको स्क्रीन पे वीडियो को आपको समझा रहा हूँ। मटेरियल पूरा मिले और अच्छा मिले और ज़्यादा मिले, ठीक है। तो दिक्कत क्या थी, इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन आ रहे थे सिर्फ इसमें समझाने के लिए। और दो क्वेश्चनों को लेकर के मैं जब डेली चलता रहूं तो ना तो आपका सिलेबस पूरा होगा और ना ही आपका कोई समझ में आ पाएगा पूरी बातें, ठीक है। तो देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं। इस पे बुक पे ही आते हैं सीधा इधर, ठीक है। देखो इधर ब्रश लेते हैं हम पहले थोड़ा सा। देखो, द्विध्रुवीय कड़ी, ठीक है। तो ये होती है बाईपोलर लिंक के अंदर दो चालक होते हैं। देखो, बाईपोलर के लिंक के अंदर क्या होते हैं, दो चालक होते हैं। इधर एक ये और एक ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, दो चालक होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं इसमें, ठीक है। और ये होती है बस। क्या होती है बस, ये वाली, ये जो साइड में डंडा जो खींचे हुए हैं, ये होती है हमारी बस। और ये होते हैं ट्रांसफॉर्मर चारों। और ये इसके डायोड होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं। ये इसका अरेंजमेंट होता है डीसी का, ठीक है। थायरिस्टर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। इसमें शो नहीं कर रखा कि ये क्या है एक्चुअली पूरी चीज़, ठीक है। तो देखो, जिसमें एक पॉजिटिव और वह दूसरा नेगेटिव। सपोज ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए रहता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में प्रत्येक चालक दोहरा होता है। देखो, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में क्या होता है, चालक क्या होते हैं हमारे, डबल होते हैं, ठीक है। डबल होते हैं, दोहरा होता है। डीसी पक्ष में प्रत्येक सिरे पर समान निर्धारण वाले सीरीज संयोजक, सीरीज कनेक्शन कन्वर्टर के दोनों समुच्चय टू सेट्स के बीच संबंध संधि एक या दो एक या दो दोनों समुच्चय टू सेट्स के बीच संधि एक या दो सिरों पर भूयोजित ग्राउंडेड। देखो, दोनों सिरों पे क्या हो रही है, ये हमारी देखो ग्राउंडिंग हो रही है। ये दिख रही है दोनों ग्राउंडिंग, ये इसमें क्या हो रही है, ग्राउंडिंग हो रही है। देखो, मैं भी सभी को हटा दिया मैंने। देखो, ये जो ग्राउंडिंग हो रही है, खाली इसी को ही देखता हूँ मैं। देखो आ गया ये लो ग्राउंडिंग, ठीक है। दोनों के अंदर ऐसे कर करके दिखा रखी है ये है इस तरीके से ग्राउंडिंग ये, ठीक है। क्लियर सभी को। देखो, ग्राउंडिंग रहती है, दोनों पोल समान करंट पर कार्य करते हैं। इस स्थिति में अर्थ करंट फ्लो नहीं होती। देखो, दोनों, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर और ये बस हैं दोनों, ये ट्रांसफॉर्मर है। बिंदी जो रखी हुई ये ट्रांसफार्मर है, ये कन्वर्टर है चारों। तो ये जो दोनों बस हैं, प्लस और माइनस, ये क्या है, वायर है हमारे। तो ये क्या करते हैं, समान वोल्टेज पे समान कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है, बीच में अर्थ करंट जो फ्लो होगी, इसमें कहीं कुछ भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये फिर ये हमारे क्या है, समान कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं समध्रुवीय कड़ी, होमोपोलर लिंक, ठीक है। इसको रफ करते हैं। इसके अंदर दो या दो से अधिक चालक होते हैं, दो या दो से अधिक चालक होते हैं। देखो, इसमें क्या है, नेगेटिव चालक है ये दोनों, ठीक है। नेगेटिव चालक, दो या दो से अधिक चालक होते हैं और समान ध्रुवता रखते हैं, समान पोलैरिटी अपने अंदर ये रखते हैं, जो कि नेगेटिव है। देखो, समान नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। वापसी चालक का कार्य पृथ्वी व पॉजिटिव कंडक्टर करता है। देखो, समान जो वापसी का, जैसा कहीं करंट फ्लो होती है, खाली एक कंडक्टर में तो फ्लो नहीं हो पाती करंट हमारी,
उसके लिए नेगेटिव टर्मिनल भी होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें क्या है, नेगेटिव टर्मिनल तो है, तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है हमारा, ये वाला, ग्राउंडिंग, अर्थिंग। और यहीं पे क्या है, बीच में ये लिंक दे रखा है डैश डैश करके, देखो ये वाला, ये वाला देखो। ठीक है, बात आई समझ में सभी को? ठीक है। और हाँ, पृथ्वी मतलब पृथ्वी या पॉजिटिव कंडक्टर करता है, डीसी लिंक में बाइपोलर लिंक का प्रयोग सर्वाधिक होता है। डीसी लिंक में बाइपोलर लिंक का, ये जो ऊपर वाली लिंक है, इसका सर्वाधिक प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। और नेगेटिव पोलरिटी के साथ, ध्रुवता के साथ विद्युत रोधन की कीमत तथा कोरोना लॉस से कम होने का लाभ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोरोना लॉस से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, लाभ ही होता है इसमें। और देखो एक एग्जांपल है इसमें ही, मोनोपोलर लिंक का प्रयोग बाइपोलर लिंक से निकाल कर फर्स्ट चरण पर होता है। देखो फर्स्ट स्टेज पे क्या करते हैं हम, बाइपोलर लिंक का हम क्या है, फर्स्ट चरण पे करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले वैसे भी ये बाइपोलर लिंक, लोड बढ़ने पर बाइपोलर लिंक का वैद्युत शक्ति संचरण, मतलब वैद्युत शक्ति संचरण, पावर ट्रांसमिशन की क्षमता को दोगुना किया जा सकता है। देखो बाइपोलर लिंक में ये किस में ज़्यादा यूज होती है हमारी, बाइपोलर लिंक ट्रांसमिशन लाइन में, और वो भी डबल पावर के साथ में। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा इस वीडियो का लेक्चर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये बाइपोलर, ये बाइपोलर, ये होमोपोलर, जो मैं अभी समझा रहा था, इसको पूरा पूरा डिक्टो देख लो, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझा दिया मैंने। अब बातें आते हैं, चॉइस ऑफ वोल्टेज ऑफ फॉर ट्रांसमिशन, संचरण के लिए वोल्ट का चयन। एक मिनट रुकना। देखो, चॉइस ऑफ वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, यद्यपि विद्युत शक्ति की अधिक मात्रा को अधिक दूर तक पहुंचाने के लिए उच्च वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइनों की मितव्ययी साबित होती है, इकोनॉमी होती है। ठीक है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से प्रत्येक ट्रांसमिशन लाइन के लिए उच्च वोल्टेज की एक निश्चित सीमा निर्धारित रहती है। यह सीमा संचरण लाइन में प्रयुक्त उपकरणों, उपयंत्रों एवं उपकरणों, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, आइसोलेटर, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म सपोर्ट, लाइटनिंग अरेस्टर आदि के मूल्य पर निर्भर करती है, क्योंकि जो जो वोल्टेज बढ़ती है त्यों त्यों ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त उपकरणों की एवं उपकरणों, यंत्रों एवं उपकरणों की कीमत भी बढ़ती है। इसी प्रकार किसी निश्चित उच्चतम वोल्टता पर ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त उपकरणों की कीमत न्यूनतम होगी। ठीक है, देखो इसमें क्या समझा रहा है ये हमें, जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन हम लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर बढ़ता होना चाहिए, आइसोलेटर होना चाहिए, स्विच गियर होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, क्रॉस आर्म होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, लाइटनिंग अरेस्टर होने चाहिए। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, एक टावर होता है, टावर के ऊपर एक रॉड निकाल के ऐसे लगा दी जाती है, तो वो उससे क्या है, उस रॉड पे जैसी लाइटनिंग होगी तो उसके माध्यम से एक रिंग होती है, रिंग के माध्यम से सीधा वो कहाँ चली जाती है, ग्राउंडिंग में चली जाती है। ठीक है, सही है, तो ये होता है उसका फ़ायदा लाइटनिंग अरेस्टर का। और उसके बाद बात करते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज हमारी बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे ही हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन में जो इक्विपमेंट लगते हैं, उपकरण, उनकी भी कीमत वैसे ही हमारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यही लाइन की मितव्ययता की
मितव्ययी वोल्टता होती है। व्यावहारिक रूप से विद्युत शक्ति संचरण के लिए कुछ निश्चित मानक वोल्टताओं को चुना जाता है। इस मानक वोल्टताओं के आधार पर संचरण लाइन में प्रयुक्त निम्नलिखित उपकरणों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। देखो, सबसे पहला एक पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर। क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, इसका मूल्य वोल्टेज के बढ़ने से धीरे धीरे बढ़ता है। देखो, जितनी हमारी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। इतनी आई यंत्रावली स्विच गियर, इसका यंत्रावली हिंदी में नाम होता है, स्विच गियर हमारा इंग्लिश में नाम होता है। इसका मूल्य भी वोल्टेज के बढ़ने से धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु परंतु ट्रांसफार्मर की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। देखो, ट्रांसफार्मर का तो सिर्फ एक पार्ट होता है, एक छोटा सा बॉडी होता है, पर स्विच गियर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो एक धीरे धीरे बढ़ता है कॉस्ट, और इसका एक साथ बढ़ जाता है। ठीक है, विद्युतरोधी इंसुलेटर, इसका मूल्य वोल्टेज के बढ़ने से अधिक तेजी के साथ बढ़ता है। देखो, इंसुलेटर का भी कीमत जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अब बात करते हैं क्रॉस आर्म, इसका मूल्य वोल्टेज के बढ़ने से तीव्रता से बढ़ता है। इसका भी देखो बहुत तेजी से क्या है बढ़ता है, रेट इसका बढ़ता है। सपोर्ट, इसका मूल्य वोल्टेज के बढ़ने से अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ता है। इसका भी देखो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लाइटिंग अरेस्टर, इसका मूल्य भी वोल्टेज के बढ़ने से बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। देखो, इसका भी, इन सभी का क्या कर रहा है, रेट बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी प्रकार क्रॉस आर्म, आधार, नीम आदि का मूल्य भी विभिन्न मान के वोल्टताओं पर ज्ञात किया जाता है। चित्र 1.30 के अनुसार मानक वोल्टताओं एवं संबंधित उपकरणों के मूल्य में ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ में वोल्टता को एक्स अक्ष पर तथा मूल्य को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। अग्र ग्राफ विधि द्वारा मितव्ययी संचरण वोल्टता को ज्ञात करने में अधिक समय लगता है, इसीलिए वह प्राय विद्युत संचरण की मितव्ययी वोल्टता का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया गया। देखो, ये इसका क्या है, सूत्र है। किलो वोल्ट में वोल्ट 5.5 रूट किलोमीटर प्रति 161 प्लस किलो वोल्ट एम्पियर, ये किलोमीटर है, ये किलो वोल्ट एम्पियर है, तो 150। ठीक है, अथवा 5.5 रूट में किलोमीटर प्रति 161 प्लस किलोवाट प्रति 100। ठीक है, ये इसके दोनों ही सूत्र हैं। ठीक है, ये एक ही सूत्र है इसका, तो इसे याद रख लेना। देखो, ये है हमारा चित्र 1.30। ठीक है, देखो इसके बारे में समझते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सूत्र द्वारा आर्थिक दृष्टि से विद्युत शक्ति संचरण के लिए उपयुक्त एवं मितव्ययी वोल्टेज का मान एक निश्चित दूरी हेतु किया गया है। देखो, एक्स अक्ष पे कौन सा है हमारा, ये वोल्टेज, और इस पे क्या है, वाई अक्ष पे। देखो, ये तो है एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, ये है इधर कीमत और ये है इधर वोल्टेज। देखो, इसे बात करते हैं 33 kV पे। 33 kV पे हमारी यहाँ पर है, ये 66 kV पे यहाँ पर है, 90 kV पे यहाँ पर है, और 120 kV पे यहाँ पर है। तो देखो, ये तो इधर जा रही है हमारी वोल्टेज ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये ऐसे आ रही है, बात आई समझ में? तो ये इससे कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। ठीक है, इससे कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। तो इसको क्या है, जैसे हमने यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाई उसी हिसाब से हमारी दोनों स्पीड से क्या बढ़ रही है, हमारी कीमत बढ़ रही है इनकी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसी में यही है, सिर्फ ज़्यादा समझाने का कुछ खास है नहीं। ट्रांसमिशन लाइन के चयन के लिए विद्युत का घटक कारक। देखो,
सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन प्रणाली का प्रारूप सर्वोपरि चालक प्रणाली तथा भूमिगत केबलों में से एक है। N1 ट्रांसमिशन लाइन की दूरी, बिल्कुल। ट्रांसमिशन लाइन की उपयुक्त लाइन वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन की स्वीकृत वोल्टता नियम, ट्रांसमिशन लाइन में वैद्युत शक्ति हानियाँ, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता। देखो ये क्या है, होती है हमारे पॉइंट होते हैं इसके। डिस्टेंस, लाइन वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसमिशन पावर, पावर लॉसेस, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी फेज कला या फेज कला सहित, कला रहित। देखो इसकी टेबल है एसी तथा डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के तुलनात्मक अध्ययन संबंध तालिका। ठीक है, संबंधी तालिका। ओके, तो देखो फेज कला सहित, कला रहित। चालकों की संख्या 2 3 4, और इसमें कितनी होती है, 2 और 3 होती है। ये तो डीसी है, इधर डीसी ट्रांसमिशन लाइन और इधर एसी ट्रांसमिशन लाइन, और ये कंपैरिजन ऑफ घटक। देखो इसके बारे में हम देखते हैं। कला या फेज, कला रहित, कला रहित। ठीक है, कला सहित, कला रहित। चालकों की संख्या 2 3 4, अरे उधर रखो, 2 या 3। ठीक है, अब बात करते हैं देखो चालक पदार्थ की बचत, कम अधिक। ठीक है, देखो ये टेबल में ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, ठीक है, जेड अधिक और आर कम। वोल्टेज पाथ, आई आर आई जेड वोल्टेज और आई आर कम। वोल्टेज रेगुलेशन, पुअर, रिच। फेज D5 लेस देन 0, D5 बराबर 0। पावर फैक्टर, शक्ति गुणक, कॉस फाइव ग्रेटर देन लेस देन 1, कॉस फाइव 1। फ्रिक्वेंसी एफ ग्रेटर देन 0, एफ बराबर 0। चरम प्रभाव, संभव असंभव, कोरोना लॉसेस अधिक कम। लाइन की लंबाई सीमित असीमित, विभव प्रतिबल अधिक कम, ट्रांसफार्मर का प्रयोग संभव असंभव, वोल्टेज का परिवर्तन संभव असंभव, संचरण वोल्टेज उच्च होती है और इसमें निम्न होती है। वैद्युत शक्ति हानियाँ कम होती है, इसमें अधिक होती है। वैद्युत संचरण दक्षता इसमें उच्च होती है, इसमें निम्न होती है। ठीक है, जनन वोल्टेज उच्च और निम्न, और प्रयुक्त उपकरण कम, इसमें अधिक। मरम्मत एवं अनुरक्षण कीमत कम होती है, इसकी अधिक होती है। संपूर्ण मितव्यता कम, इसमें अधिक। देखो एसी डीसी तथा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तुलनात्मक अध्ययन। देखो ट्रांसफार्मर का प्रयोग संभव है असंभव है, वोल्टेज का परिवर्तन संभव है असंभव है, वोल्टेज का नियंत्रण सुगम, इसमें कठिन। उपकरण संख्या इसमें कम लगते हैं, इसमें अधिक लगते हैं। कीमत कम होती है, इसकी अधिक होती है। मरम्मत कीमत इसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। अनुरक्षण कीमत इसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। पूर्ण मितव्यता इसमें अधिक होती है, इसमें कम होती है। देखो ये तो है हमारी डीसी और ये है हमारी एसी। ये डीसी एसी और ये डीसी। ठीक है, तो ये थी इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले है एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखो वोल्टेज का
सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, सेंडिंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर और इलेक्ट्रिक पावर लॉस। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है, इनको देख लेना। ये हमारी एक सिंगल लाइन डायग्राम से हमें दिखाया गया है सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। ठीक है, ये हमारा डायग्राम दिखाया गया है सेंडिंग एंड, ये सेंडिंग एंड और ये रिसीविंग एंड। देखो, पावर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, संचरण लाइन की विद्युत संचरण लाइन की शक्ति संचरण दक्षता। ठीक है, अब बात करते हैं, यह अभिग्राह सिरा शक्ति तथा प्रेषण सिरा शक्ति का अनुपात है। इसे एनटी संकेताक्षर से प्राय प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, अर्थात सिरोपरि शक्ति संचरण लाइन PPTE परसेंटेज नीटा टी बराबर PR अपॉन PS। देखो, PR क्या है, रिसीविंग पावर, और ये है सेंडिंग पावर गुणा 100। रिसीविंग पावर बट्टे रिसीविंग पावर प्लस रिसीविंग लॉसेस, पावर लॉसेस गुणा 100 बराबर PS माइनस P लॉसेस अपॉन PS गुणा 100। देखो, PS क्या है हमारे यहाँ पर ऊपर देखो, इसमें वह वाट मात्रक में संचरण लाइन की प्रेषण सिरा शक्ति, सेंडिंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर ऊपर वाली। ठीक है, सॉरी, रिसीविंग एंड नीचे की, सेंडिंग एंड ऊपर की। देखो, PR रिसीविंग एंड पावर और PS सेंडिंग एंड पावर। इस प्रकार संचरण लाइन की प्रतिशत शक्ति संचरण दक्षता अभिग्राह सिरा शक्ति तथा प्रेषण सिरा शक्ति का प्रतिशत अनुपात होता है। ठीक है सभी को। अब देखो आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन यह है प्रेषण सिरा शक्ति के अभिग्राह सिरा शक्ति तक वोल्टेज में परिवर्तन तथा अभिग्राह सिरे वोल्टेज का अनुपात है। इसे R संकेताक्षर से प्राय प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत वोल्टेज, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। देखो, ये रहा, ये रहा परसेंटेज RT बराबर VS माइनस VR अपॉन VR गुणा 100। तो वोल्टेज ड्रॉप अपॉन VR रिसीविंग एंड वोल्टेज गुणा 100। ठीक है, देखो ये कुछ जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारे रह गए थे, ये मैंने शायद हो सकता है पहले करा भी दिए हैं एक बार। ठीक है, अब इसको दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ मैं। देखो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ, लो करंट। सबसे पहले लो करंट, स्थिर शक्ति संचरण तथा पावर शक्ति स्थिर स्थिर शक्ति गुणक की स्थिति में उच्च वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में धारा का मान निम्न होता है। व्याख्या एक्सप्लेनेशन, सिंगल फेज P बराबर VI cos फाई वाट। धारा DA, धारा DA करंट I, DA बराबर D एम्पियर, P बराबर VI cos फाई वाट, I बराबर P अपॉन V cos फाई। ठीक है, ये रहा I धारा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वोल्टेज एट कांस्टेंट P एंड cos फाई। तो ये क्या किया इसने है, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, इधर कांस्टेंट कर दिया। लो वोल्टेज ड्रॉप, उच्च वोल्टता पर निम्न धारा के कारण संचरण लाइन में वैद्युत पाथ IZ कम होता है। ठीक है, देखो, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, उच्च वोल्टेज पर लो वोल्टेज IZ ड्रॉप के कारण ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि प्रतिशत वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज R बराबर IZ अपॉन PR गुणा 100। ठीक है, निम्न शक्ति लॉसेस, लो पावर लॉसेस, हाई वोल्टेज पर लो करंट के कारण हाई लाइन ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत लॉसेस IR स्क्वायर लॉसेस कम हो जाती हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, उच्च संचरण दक्षता। उच्च वोल्टेज पर लो लॉसेस लो शक्ति लॉसेस आई स्क्वायर आर लॉसेस के कारण ट्रांसमिशन लाइन की विद्युत शक्ति संचरण दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रतिशत संचरण दक्षता परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बराबर है हमारी, देखो परसेंटेज दक्षता बराबर परसेंटेज नीटा बराबर पी रिसीविंग एंड पावर अपॉन रिसीविंग एंड पावर प्लस पावर लॉसेस गुणा 100 अथवा 1 माइनस पी एस अपॉन पी लॉसेस अपॉन पी एस गुणा 100। ठीक है। चालक पदार्थ की बचत, सेविंग ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। चालक पदार्थ की चालकता के अनुसार प्रत्येक चालक में धारा करंट डेंसिटी की एक निश्चित सीमा होती है, इसीलिए लो करंट पर ट्रांसमिशन लाइन में अपेक्षाकृत पतले तार का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार ट्रांसमिशन लाइन में चालक पदार्थ कम लगता है, परिणाम स्वरूप चालक पदार्थ की बचत होती है। देखो, अगर हम जितने पतले तार हम यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में, उतनी हमारे एडवांटेजेस होंगे, बहुत अच्छे लाभ होंगे, क्योंकि तो कीमत कम हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, टावर में जो कॉस्ट ज़्यादा लगती है हमारी वो कम लगने लगेगी, पावर हमारी अच्छी जाएगी, लॉसेस हमारे कम होंगे। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये इसमें कुछ पॉइंट थे जो समझाने थे मुझे। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। यदि एक कला की विद्युत शक्ति P बराबर VI cos फाई वाट तथा धारा I बराबर DA एम्पियर हो, तो चालक में व्यास का अर्ग स्क्वायर ऑफ डायमीटर D स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपॉन पाई बराबर 4I अपॉन पाई D बराबर 4P पाई DV cos फाई T स्क्वायर प्रोपोर्शनल A प्रोपोर्शनल I प्रोपोर्शनल 1/V एट कांस्टेंट P एंड cos फाई। ठीक है। अन्य पदार्थों की सेविंग ऑफ अदर मटेरियल। ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त पतले तारों के कारण लाइन चालकों का बाहर भी कम हो जाता है। देखो मैंने भी बताया था, बाहर कम हो जाएगा उसका एक तो, और इसमें इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, सपोर्ट, फाउंडेशन आदि में पदार्थ की बचत होती है। ठीक है। और इनमें क्या होता है, फाउंडेशन, क्रॉस आर्म, सपोर्ट, इंसुलेटर्स, इनकी सभी के क्या होती है, बचत होती है। पूर्ण रूपेण वित्तीयता, ओवरऑल इकोनॉमिकल। इस प्रकार हाई वोल्टेज की संचरण लाइनों में निम्न धारा होने के कारण पूर्ण रूपेण मितव्ययता साबित होती है। उपरोक्त लाभों के कारण ही आजकल संपूर्ण विश्व में विद्युत शक्ति को अधिक दूर तक पहुंचाने के लिए उच्च वोल्टेजता की भूमिगत या सिरोपरि संचरण लाइनों का प्रयोग होता है। व्यावहारिक रूप से लाइन की अधिक तथा संचलित शक्ति की मात्रा निश्चित होती है। देखो एसी लाइन की हमारी क्या होती है, निश्चित होती है, पर डीसी लाइन की हमारी कोई निश्चित नहीं दूरी होती, कहीं तक भी ले जा सकते हैं, बशर्ते उतनी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से किसी ट्रांसमिशन लाइन का अधिक अभिकल्पन मनमानी हाई वोल्टेज के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन में प्रमुख यंत्र, उपयंत्र तथा उपकरणों की कीमत भी बढ़ती है, जिससे संपूर्ण अभिकल्पन अति व्ययी साबित हो जाता है। देखो अधिक महंगा हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन, HVDC, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन लाइन। देखो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इधर हमारा, ठीक है, ये रेक्टिफायर है, ये हाई वोल्टेज DC पावर है ट्रांसमिशन, ठीक है, और ये इन्वर्टर, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या है, एक हमारा सीक्वेंस है, ये क्या है हमारा सीक्वेंस है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, हाई वोल्टेज पावर DC पावर ट्रांसमिशन, इन्वर्टर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सपोज देखो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके नरोरा परमाणु केंद्र पर लगा हुआ है, ठीक है, और ये इन्वर्टर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है, ये दिल्ली पे, ठीक है। रेक्टिफायर तो ये तो देखो इतना हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, देखो इतना हिस्सा तो आपके लगा हुआ है ये नरोरा पे,
ठीक है, और इतना हिस्सा लगा हुआ है ये दिल्ली में, बताइए समझ में। और देखो ये जो दूरी है इनके बीच की, ये आपकी यहाँ से नरोरा से और दिल्ली के बीच की दूरी है। बात आई समझ में सभी को? क्लियर? रफ करूँ? बिल्कुल। देखो व्यावहारिक स्तर पर उत्पादन व उपयोग में प्रत्यावर्ती धारा सब प्रकार के से अधिक मितव्ययी है, परंतु लंबे संचरण में हाई वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा हाई वोल्टेज एसी की अपेक्षा हाई वोल्टेज वाली डीसी HVDC अधिक मितव्ययी है। इस मितव्ययता को कायम रखने के लिए विद्युत शक्ति प्रणाली में लंबी संचरण लाइनों के लिए सिरों पर कन्वर्टिंग सबस्टेशन को स्थापित किया जाता है, जो प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में परिवर्तन करते हैं और सॉरी सभी के लिए रिसीविंग एंड पर इन्वर्टिंग सबस्टेशन को स्थापित किया जाता है, जो डीसी को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करते हैं। देखो इन्वर्टर क्या करता है, एसी डीसी को एसी में करता है और रेक्टिफायर एसी को डीसी में करता है चेंज। ठीक है, क्लियर सभी को? रेक्टिफायर जो करता है एसी को डीसी में और इन्वर्टर डीसी को एसी में। बात है सभी को समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हमारा जो पीछे जो सिस्टम है वो ये अब आगे ये है कार्य आजकल स्टैटिक कन्वर्टर द्वारा होता है, इसमें श्रेणी संयोजित हाई पावर थायरिस्टर लगे रहते हैं। देखो ये क्या लगे रहते हैं हमारे थायरिस्टर, क्या है ये हमारे थायरिस्टर। ठीक है, देखो मैक्सिमम डिवाइस रेटिंग होती है 5 kV बराबर से लेकर 3000 एम्पियर तक सॉरी और प्लस माइनस 600 kV। ठीक है, ये कितने तक यूज करते हैं हम? 600 kV तक। 5 kV से लेके 600 kV तक हम इसको यूज करते हैं, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये थी हमारी थोड़ी सी वीडियो, ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी, आधा घंटे के समथिंग हो गई है, पर टेंशन नहीं लेने का कुछ भी। देखो आज तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ। चलते चलते यूं ही चलते जाना है, हम सफ़र हमें अपना तुमको बनाना है। जिंदगी है 4 दिन की, फिर भी तुमसे दिल लगाना है। थैंक यू आप सभी का, ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही हमारी हंसी मजाक सुनते रहें। ओके, थैंक यू आप सभी का।